चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। फिजिक्स, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स का ताल्लुक मेजरमेंट्स से। अब मेजरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज की जरूरत है। इन बेसिक क्वांटिटीज में अगर हम देखें तो हमारे पास मेजरमेंट्स को जिन क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज यानी मेजरेबल क्वांटिटी को ही हम फिजिकल का नाम देते हैं, जो मेजरेबल हो। ठीक है। अब मेजरेबल क्वांटिटी जो है, इनमें बेसिक क्वांटिटीज शामिल हो जाएंगी, ड्राइव क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यानी अगर हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं तो 3 डिफरेंट क्वांटिटीज को हमने देखना होता है। बेसिक की अगर हम प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएं तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट यानी ये दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। जबकि ड्राइव जो है ये डिपेंड करती हैं बेसिक क्वांटिटीज पर, फंडामेंटल पर। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का ताल्लुक अगर हम देखें तो इनका ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी से ताल्लुक है। ज्योमेट्रिकल बेसिक क्वांटिटी की तरफ अगर हम आ जाएं तो इनकी अगर हम तादाद देखें तो 7 है। 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, जिनमें लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में। जब भी बेसिक क्वांटिटी की बात आती है तो बेसिक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। कि हमने कौन सा सिस्टम रखना है। नंबर 2, हमारा प्रोसीजर टू मेजर। तो 2 चीजें हैं जिनको यूज करके हम बेसिक क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं। यहीं में देखें, अगर कभी लफ्ज आ जाता है आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, तो आइडियल स्टैंडर्ड में याद रखिए 2 प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। फर्स्ट वन, एक्सेसिबल, एंड सेकंड वन, इनवेरिएबल। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो ऐसा सिस्टम बन जाता है आइडियल स्टैंडर्ड। ठीक है। ड्राइव, जैसा कि आपने देखा कि फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ आए तो इसकी एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, सपोज
वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जैसा कि आप जानते हैं यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। तो दो फंडामेंटल मिलकर वेलोसिटी बना रही हैं, इसलिए वेलोसिटी हमारे पास एक ड्राइव है। इसी तरह अगर हम न्यूटन की बात करें, फोर्स के लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं न्यूटन। तो आपको पता है मैस केजी में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो फंडामेंटल के मिलने से बने। अब देखें केजी यहाँ पर मैस है, मीटर यहाँ पर लेंथ है और सेकंड यहाँ टाइम को शो कर रहे हैं। तो तीन फंडामेंटल मिली तो हमें एक नई क्वांटिटी न्यूटन के नाम से ड्राइव मिल गई। सप्लीमेंट्री की तरफ आ जाए तो सप्लीमेंट्री हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल, एक को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में याद रखिए, प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल है, जबकि सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है। प्लेन एंगल की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सर्कुलर पाथ लें, उस सर्कुलर पाथ में सपोज हमारे पास एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है, एंगल बनाता है थीटा, आर्क लेंथ उसकी और रेडियस। ठीक है। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ जो थीटा है मेजर इन रेडियन, 2 डायमेंशनल एंगल है। रेडियन कब बनेगा? अगर आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। जब भी आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो प्लेन में बनने वाला एंगल रेडियन कहलाएगा। और 1 रेडियन जैसा कि आप जानते ही हैं 57.3 डिग्री के इक्वल होते हैं। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होते हैं, इसके लिए यूनिट यूज होती है स्टीरेडियन। अगर हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, और यहां से कांस्टेंट स्फीयर में 4 पाई, तो एरिया पर स्क्वायर मीटर मस्ट बी इक्वल टू 4 पाई, और ये रेशियो हमारे पास कहलाती है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल 4 पाई के इक्वल, जहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें तो S ओवर आर जो कि थीटा इज इक्वल टू रेडियन। यूनिट, ये यूनिट आ जाएगी स्टीरेडियन। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गया प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो ये हमारे पास थी बेसिक क्वांटिटीज जो आपने देखी कि ये मेजरमेंट्स हमें सपोर्ट करेंगी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सिस्टम की तरफ कि हमारे पास सिस्टम्स क्या हैं, हम सिस्टम किसी तरह मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास सिस्टम कितने हैं फिजिक्स में ना। सबसे पहला जो सिस्टम बना वो MKS सिस्टम था। इस MKS सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर की गई। मैस इन किलोग्राम, ठीक है, लेंथ इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। ठीक है। तो जो सबसे पहले सिस्टम बना उसमें सिर्फ 3 फंडामेंटल कंसीडर हुए। इसी तरह CGS सिस्टम, उसमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। मैस ग्राम में था, लेंथ
सेंटीमीटर में थी और टाइम सेकंड में था। इसी तरह थर्ड सिस्टम FPS, इसमें भी 3 ही फंडामेंटल्स थी। इसमें फोर्स को कंसीडर किया गया था पाउंड में, इसी तरह लेंथ को फीट में और टाइम को सेकंड्स में। तो शुरू में तो ये 3 सिस्टम चलते थे। उसके बाद जब ऐसे सिस्टम बना, सिस्टम इंटरनेशनल, तो सिस्टम इंटरनेशनल में 7 क्वांटिटीज, यानी लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडिला, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स थे। सिस्टम इंटरनेशनल में जहां 3 की बजाय 7 क्वांटिटीज को प्रेफर किया गया, वहां साथ साथ इस सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस पावर ऑफ 10 को भी इन्वॉल्व किया गया। जैसा कि आप जानते ही हैं, n की वैल्यू प्लस माइनस में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मसलन सेंटी है तो 10 की -2, मिली है 10 की -3, माइक्रो है 10 की -6, नैनो है 10 की -9। प्लस में देखें तो 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा एंड सो ऑन। इसके साथ साथ ऐसे सिस्टम के अंदर साइंटिफिक नोटेशन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। पावर ऑफ 10 में लिखते कैसे, पावर ऑफ 10 में कैसे लिखा जाता है, पावर ऑफ 10, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, इसके फौरन बाद डेसिमल होना चाहिए, इसके बाद नंबर, और साथ साथ पावर ऑफ 10। तो ये हमारे पास बेसिक इसका एक फार्मूला बन गया साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का अंदाज। अब ये सिस्टम जो थे हमारे पास फिजिक्स में कैसे हमें सपोर्ट करते हैं, मसलन देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि F = ma, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मैस किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड। अब ये हमारे पास है MKS सिस्टम, MKS यानी M से मुराद मीटर, लेंथ, K से मुराद किलोग्राम, S से मुराद सेकंड। अब कोई यूनिट MKS में है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम में। यानी हम देखना चाह रहे हैं कि फोर्स का यूनिट MKS में तो न्यूटन है, CGS में क्या होगा। तो देखें, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए किलो की जगह 10 की पावर 3, ग्राम को वैसे ही रहने दें, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 सेंटीमीटर्स होते हैं 1 मीटर के अंदर, 10 की पावर 2, सेकंड सेम एज इट चल जाते। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 10 की 3, 10 की 2 मिलकर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड को हम कहते हैं डाइन्स। अब देखिए MKS में यूनिट थी न्यूटन,
CGS में यूनिट हो गई डाइन्स। तो 1 न्यूटन जो है इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁵ डाइन्स के। तो दो मुख्तलिफ सिस्टम का आपस में इंटरचेंज सामने आ गया कि जहाँ भी न्यूटन होगा हम डायरेक्ट 10⁵ से मल्टीप्लाइड कर दें तो वो डाइन्स में खुद ब खुद क्या होता जाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस तरह हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। मसलन आपको एक वैल्यू दे दी जाए कैपिटल G, सपोज जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल G 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब वो कहते हैं जी इसको CGS में लिखें। तो अगर हम CGS में इसको चेक करना चाहते हैं, देखें 6.67 10⁻11। अब देखिए लफ्ज़ न्यूटन की जगह, अगर हम इस न्यूटन की जगह पर 10⁵ डाइन्स लिख दें तो ये न्यूटन CGS में कन्वर्ट हो गया। आगे फिर मीटर है, मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर, और उस मीटर का फिर स्क्वायर है, किलोग्राम में 1000, ग्राम है फिर उसका भी स्क्वायर है। तो देखिए जब इन पावर्स को हम सॉल्व करते हैं तो 6.67 10⁻11 7 10⁵, ये सेंटी 10⁵2 2 का स्क्वायर 7 4 हो जाएगा, 10⁵3 3 का स्क्वायर हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यूनिट देखें बन गई डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। अब इन पावर्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 5 और 4 मिलकर 9, 6 ऊपर आकर -6, तो ये हमारे पास 6.67 10⁻17 प्लस 9 यानी 6.67 10 अब देखें यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 17 में से अगर हम 9 को जो है माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास -8, और ये हमारे पास आ गया डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। तो ये भी जी ही की कीमत है, लेकिन 10⁸ इन CGS सिस्टम CGS, जबकि ये हमारे पास जो थी ये थी MKS। तो यूनिट कन्वर्ट करना बहुत इजी हो गया इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए। तो हम डायरेक्ट देखें यूनिट में जस्ट नंबर ऐड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम फाइनल कैलकुलेशन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी तरह देखिए अगर हम एक जाउल को देखना चाहते हैं, एक जाउल जो के बराबर है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम CGS में लिखना चाहते हैं तो न्यूटन जैसा कि आपने देखा 10⁵ डाइन्स के बराबर, और मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 10⁵5 10⁵2 4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻7 अर्ग, तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग, यानी आप डायरेक्ट MKS से CGS में जा सकते हैं इस कन्वर्जन को यूज़ करके। तो ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारी मेजरमेंट्स के दौरान, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और मोस्टली ये क्वेश्चन कैपिटल G की वैल्यू का यूनिट चेंज करना, MKS से CGS में कन्वर्ट करना, पावर को सिंप्लीफाई करना, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारे पास है यूनिट चेंज के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं डायमेंशन। नेक्स्ट टर्म डायमेंशन। Dimension basically power to which fundamental quantities can be raised, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल में किस पावर के जरिए जाहिर किया जाता है। ठीक है, यानी हमने हर क्वांटिटी को फंडामेंटल में एनालिसिस करना है और देखना है कि उसकी पावर चेंज होने से क्वांटिटी चेंज कैसे हो जाती है। डायमेंशन में जैसा कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो 7 है, तो 7 सिंबॉलिकल साइन यूज होंगे एज अ होल कोर्स में डायमेंशन बनाने में। जहां भी लफ्ज kg यूज हो आपने उसके लिए यूज करना है कैपिटल M, जहां भी मीटर यूज हो कैपिटल L, जहां भी सेकंड यूज हो कैपिटल T,
जहाँ भी एम्पेयर का जिक्र आए कैपिटल ए, ठीक है। टेम्परेचर लव्स केल्विन के लिए बाज़ बुक्स में थीटा, इंजीनियरिंग की बुक्स देखें तो थीटा यूज़ हुआ है, बाद में हम कैपिटल के भी यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब देखिए फार्मूला मैकेनिक्स के लिहाज से हमारा जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो सारा मैकेनिक्स पर है। मैकेनिक्स में 3 फंडामेंटल यूज़ होती हैं एम एल टी, इनकी कोई पावर अल्फा बीटा गैमा और साथ स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्वालिटेटिव नेचर बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वालिटेटिव नेचर कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन की होती है ये क्वालिटेटिव नेचर बताएगी। इसमें जो अल्फा बीटा गैमा है ये पावर है और ये पावर डिफरेंशिएट करेंगी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से। इन पावर की वैल्यूज 0 भी हो सकती हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। अब देखें डायमेंशन, सबसे पहला पॉइंट हमने डायमेंशन लिखना आनी चाहिए। मसलन देखें हमारे पास एक इक्वेशन है F = ma। हमें फोर्स की डायमेंशन ड्राइव करनी। फोर्स जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन यूनिट है, मास के लिए kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं न्यूटन के अंदर कितनी फंडामेंटल हैं, kg की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, सेकंड की -2 है। और मैंने बताया जहाँ भी लफ्ज़ kg आए आप यूज़ करेंगे कैपिटल M, मीटर के लिए कैपिटल L, सेकंड के लिए T-2 और साथ डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये बन गई डायमेंशन ऑफ फोर्स जो हमें बता रही है kg की पावर 1, लेंथ की 1 और सेकंड की -2। ये जो 1, 1, -2 है एक्चुअली ये डायमेंशन है, MLT डायमेंशन नहीं है। अक्सर लोग गलत सोच रहे होते हैं MLT डायमेंशन है, नो, पावर। शुरू में मैंने क्या पावर 2h, तो इस पावर को डायमेंशन, अब ये पावर 0 भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल नंबर 2, S = r थीटा। हमें थीटा की डायमेंशन चाहिए S/r। मसलन एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रहा है और आर्क लेंथ उसने S कवर की, रेडियस उसका r है, हमें थीटा चाहिए। अब आर्क लेंथ भी मीटर, रेडियस भी मीटर, आपस में कैंसल। तो थीटा के बारे में नो डायमेंशन। नो डायमेंशन, नो डायमेंशन क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर देखें लेंथ की पावर बन रही है 0 और यहां 0 डायमेंशन को शो कर रही है और किसी चीज की पावर 0 आपको पता है =1 ही होती है। तो थीटा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन हमें बताएगी कि हम किस पावर में फंडामेंटल को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ नाम याद रखने, इनकी डायमेंशन नहीं है। नंबर 1 एंगल। अब एंगल कोई भी हो, जैसे गैल्वानोमीटर में एंगल ऑफ ट्विस्ट, नो डायमेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन पढ़ा होगा C/V। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रेशियो, नो यूनिट, नो डायमेंशन। नंबर 3 हमारे पास जो है एप्सिलॉन r, सेकेंड ईयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे आप कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नो यूनिट, नो डायमेंशन। नंबर 4 इसी तरह हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कुलैयन का टॉपिक पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, इनके दरमियान रेशियो जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन। इसी तरह नंबर 4 में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ऐसी तमाम रेशियो जो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान बन रही होती हैं उन तमाम की डायमेंशन जो है वो 0 ली जाती है। कुछ ऐसे पेयर हमारे पास हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। मसलन कैसे? नंबर 1 वर्क, एनर्जी, टार्क, सेम यूनिट, सेम डायमेंशन। नंबर 2
डिके कांस्टेंट, चैप्टर 21, सेकंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर हो या लीनियर हो, सेम यूनिट सेम डायमेंशन। इसी तरह नंबर 3 प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, सेम यूनिट सेम डायमेंशन। और अक्सर इस तरह का सवाल आ जाता है कि विच पेयर हैज सेम यूनिट सेम डायमेंशन। इस तरह नंबर 4 एंट्रोपी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनके सेम यूनिट सेम डायमेंशन। ठीक है, तो बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी हैं जो सेम यूनिट रखते हैं, सेम डायमेंशन रखते हैं। डायमेंशन के बारे में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, टू क्वांटिटीज आर एडेड ओनली इफ दे हैव सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशन। ओनली इफ दे हैव सेम यूनिट या डायमेंशन। यानी ऐड सिर्फ वो होती हैं जिनके यूनिट सेम हो। मसलन आपको एक इक्वेशन दे दी जाए x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्र, और कहा जाए जी बताइए a का यूनिट क्या है, b का यूनिट क्या है, और इसमें x के बारे में उसने बता दिया कि इसका यूनिट मीटर है, t का बारे में बता दिया इसका यूनिट सेकंड है। अब सिंपल देखें, इक्वेशन बैलेंस है, इसका मतलब है लेफ्ट राइट दोनों तरफ यूनिट बराबर होने चाहिए। ए टी का यूनिट और बी टी स्क्वायर का यूनिट x के बराबर होना चाहिए, यानी x बराबर होना चाहिए ए टी के भी और x बराबर होना चाहिए बी टी स्क्वायर के भी, क्योंकि ए टी और बी टी स्क्वायर के दरम्यान प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों के यूनिट सेम है और ये x के बराबर है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम a निकालना चाहते हैं तो x ओवर टी, अगर वहाँ से b निकालना चाहते हैं तो x ओवर टी स्क्वायर। x के लिए उसने क्या यूज़ किया, मीटर, t के लिए क्या यूज़ किया, सेकंड। तो a यहाँ पे मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी का रोल प्ले कर रहा है, और b पे देखें तो b यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है। ज़रा गौर कीजिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो हमने आसानी से a और b दोनों के यूनिट्स बता लिए। हमें पता लग गया कि a के लिए यूनिट क्या होना चाहिए, b के लिए क्या होना चाहिए, और प्लस ने सपोर्ट कर दिया कि a और b टी स्क्वायर सेम यूनिट है, इसलिए हमने इनको ऐड किया हुआ है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में याद रखना है, ऐड वही होंगे, सब्ट्रैक्ट वही होंगे जिनके यूनिट और डायमेंशन सेम होंगे। अगर यूनिट और डायमेंशन डिफरेंट हैं तो उनमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। अब डायमेंशन के यूजेस क्या हैं? नंबर 1 करेक्टनेस। हमें किसी भी इक्वेशन की अगर करेक्टनेस देखनी है, फार्मूला गलत है या सही, हम उसकी लेफ्ट राइट चेक करना चाहते हैं तो हम डायमेंशन से कर सकते हैं। नंबर 2 टू फाइंड यूनिट, किसी भी अननोन क्वांटिटी का जो डायमेंशन चाहिए, यूनिट चाहिए, वो हम निकाल सकते हैं इस डायमेंशन के ज़रिए। मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ का आपस में लिंक क्या है, तो डायमेंशन से हम ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए डायमेंशन टेक्निक ट्रिग्नोमेट्री पर अप्लाई नहीं होगी, लॉगरिथम पर अप्लाई नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल पर अप्लाई नहीं होगी। मसलन देखिए, आपके पास एक इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू वाई नॉट ई की माइनस लैम्डा टी सपोज, तो एक बात ज़हन नशीन कर लें, y और y नॉट दोनों के यूनिट सेम होंगे, दोनों के यूनिट सेम होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यूनिट लेस टर्म बनेगी क्योंकि e बजाते खुद यूनिट लेस। ठीक हो गया। इसी तरह लैम्डा और t मिलकर एक दूसरे को इस तरह कैंसिल करें कि ये भी यूनिट लेस टर्म हो जाए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का एनालिसिस कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डायमेंशन। ठीक होगी बात ये। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरर्स और अनसर्टेनिटी के हवाले से। नेक्स्ट आर्टिकल एरर्स
एंड अनसर्टेनिटीज, एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले बेटा एरर्स की तरफ आते हैं। एरर के बारे में याद रखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured वैल्यू। कि एक्चुअल और मेजर के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा हो उसे हम कहते हैं एरर। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured वैल्यू। अलग मैक्सिमम डिफरेंस और डिफरेंस में क्या फर्क है? देखिए, मैक्सिमम का मतलब ये होगा लीस्ट काउंट से अगर बढ़ रहा है। अगर डिफरेंस ऑपरेटर्स के लीस्ट काउंट से बढ़ गया तो वो ऑपरेटर्स की रेंज चेंज हो गई, मसलन 0.1 की बजाय 0.01 में चला गया, तो फिर वो स्केल नहीं वर्नियर कैलिपर बन गया, हमारी कैलकुलेशन सारी गलत हो गई। एरर्स को तो रिड्यूस कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को फिर ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अगर मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, लीस्ट काउंट से भी एक्सीड कर रहा है, तो ये अनसर्टेनिटी है। और अगर सिर्फ डिफरेंस है तो ये एरर है। एरर को किसी हद तक कम ज़्यादा किया जा सकता है। एरर या अनसर्टेनिटी की रीज़न क्या हो सकती है? नंबर 1, फॉल्टी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर कोई फॉल्ट है। ऑपरेटर्स के फॉल्ट से मुराद जीरो एरर जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑपरेटर्स की जो स्केल है उस स्केल की कोई लिमिटेशंस है, उस लिमिट से ज़्यादा कैलकुलेशन में सपोर्ट नहीं कर सकती। इनकोरेक्ट मार्किंग है, लाइनों के दरमियान फासला बैलेंस नहीं है, तो ये ऑपरेटर्स का फॉल्ट है। नंबर 2, इन एप्रोप्रिएट मेथड, टेक्निक आपकी गलत है। आपने लीस्ट काउंट चेक नहीं किया, डायरेक्ट रीडिंग लेना शुरू कर दी, स्केल बैलेंस देखी नहीं है, मीन स्केल वर्नियर स्केल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही, ओवरलैप कर रही हैं, एक्सीड कर रही हैं, लैग बिहाइंड है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो हमारा मेथड की वजह से हो जाता है। इम्परफेक्शन, ठीक है। एरर्स, वो एरर्स ड्यू टू ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो एरर ड्यू टू ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सी रीजंस हैं जो एरर अनसर्टेनिटी का बायस बनती हैं। टाइप्स के लिहाज से अगर हम देखें तो 2 तरह के नॉर्मली एरर्स हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, जिनमें रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, 2 तरह के एरर्स नॉर्मली देखे जाते हैं। अब देखिए, रैंडम एरर के बारे में याद रखिए, अननोन काज, यानी ये हमें किसी भी सूरत में नहीं पता चल सकता कि ये एरर क्यों आ रहा है, हमारे पास इसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। जबकि सिस्टमैटिक एरर के बारे में कंफर्म कि ऑपरेटर्स फॉल्ट इशू होता है, ऑपरेटर्स फॉल्ट की वजह से सिस्टमैटिक एरर आएगा, जबकि रैंडम एरर की कोई लॉजिकल रीजन हमारे पास नहीं है। रैंडम एरर में जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही होती है, फ्लक्चुएशन आ रही होती है। 0.7 कभी आ गया, कभी 0.3 आ गया, कभी 0.2 आ गया, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं। तो रीडिंग जो है कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है। ऐसी सूरत में इसको रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम इसका मीन लेने के लिए नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे और उन तमाम रीडिंग का हम मीन फाइंड कर लेंगे। बस किसी हद तक हमने इसको रिड्यूस कर दिया, ख़त्म नहीं कर सकेंगे। 100% ये एरर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सिस्टमैटिक में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स फॉल्ट है तो हम एक दूसरा ऑपरेटर्स ले लेंगे, अनदर ऑपरेटर्स, और उसके साथ अपनी रीडिंग को कंपेयर करेंगे, और उस कंपेयर में जो फिक्स डिफरेंस आ रहा होगा उस डिफरेंस को आखिर में जाकर प्लस या माइनस की फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और किसी हद तक हम इस एरर को कम कर सकते हैं। ठीक है। अब एरर्स को मेजर करने के मेथड्स
कि अगर एरर आ रहा है तो हम इनकी मेजरमेंट्स कैसे करेंगे। एरर्स को एनालिसिस करने के लिए जो टर्म यूज होती है, नंबर 1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसको हम लीस्ट काउंट का नाम भी दे सकते हैं। नंबर 2 फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, नंबर 3 परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो 3 मेथड है एरर्स मेजर करने के, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसे हम लीस्ट काउंट का भी नाम देंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसे हम नॉर्मली लीस्ट काउंट का नाम देते हैं, ठीक हो गया। फ्रैक्शनल निकालने का तरीका ये होगा कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऊपर रखेंगे, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू, यानी लीस्ट काउंट को ऊपर रखें, मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकलेगी। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होगा, जो भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई है हमारी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड 100, ठीक है। तो ये 3 तरीके होंगे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के। मसलन हमारे पास एक फार्मूला है, सपोज उस फार्मूले में एक वैल्यू x है जिसे कहा गया 2 ± 0.1 सेंटीमीटर, एक वैल्यू आ गई x2, उसको कहते जी 1 ± 0.1 सेंटीमीटर। अब कहते हैं जिनको ऐड करें, तो देखिए प्लस माइनस से जो पहले वाला पोर्शन है ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनकी एडिशन चाहते हैं दोनों की, तो मेजर्ड वैल्यू तो सिंपल मैथ के रूल के मुताबिक ऐड हो गए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में याद रखना है, ये हमेशा ऐड ही होंगी, खा प्रोसेस एडिशन हो खा प्रोसेस सब्ट्रैक्शन। हम मसलन अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैथ के मुताबिक ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर सिर्फ 1 आ जाता, लेकिन जो एब्सोल्यूट है उनका रूल याद रखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सूरतों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिर्फ ऐड होंगी, जबकि मेजर्ड वैल्यू एडिशन है तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ आते हैं, मसलन हमारे पास फार्मूला है जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है ½ mv²। अब ये इक्वेशन है, आपको सवाल दे दिया जाए कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैस 2% है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कहता है 3% है। कहता है बताइए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % एरर आ सकते हैं, तो देखिए फार्मूले की परसेंटेज निकालने का तरीका यह होगा, चेंज इन काइनेटिक डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, परसेंटेज में यूज नहीं होगा। आगे मैस है, मैस का चेंज ओरिजिनल मैस मल्टीप्लाइड 100, इस तरह वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड 100, और जिसकी पावर है उस टर्म के साथ पावर को मल्टीप्लाइड कर देना। ये आ गया परसेंटेज लिखने का फार्मूला। अब काइनेटिक परसेंटेज चाहिए, मैस की परसेंटेज उसने कहा 2% है, वेलोसिटी की परसेंटेज उसने कहा 3% है, तो 2% प्लस 6% यानी 8%, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 8%, ठीक है।
इसी तरह अगर f इजिकल टू एम ए की बात है, अगर हमें इसकी परसेंटेज लिखनी है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा f ओवर f मल्टीप्लाइड 100। मैथ्स के लिहाज से डेल्टा m ओवर m मल्टीप्लाइड 100, डेल्टा a ओवर a मल्टीप्लाइड 100। तो ये परसेंटेज फोर्स के लिहाज से। अगर मोमेंटम के लिहाज से है तो p इजिकल टू एम वी, फार्मूला बन जाएगा डेल्टा p ओवर p मल्टीप्लाइड 100, डेल्टा m ओवर m मल्टीप्लाइड 100, डेल्टा v ओवर v मल्टीप्लाइड 100। तो परसेंटेज दी हुई है तो इन जगहों पे पुट कर दें, कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर स्फीयर का वॉल्यूम जैसा कि आप जानते ही हैं 4/3 पाई r3, तो ये बनेगा डेल्टा v ओवर v मल्टीप्लाइड 100 पावर डेल्टा r ओवर r मल्टीप्लाइड 100। यानी अगर उसने कहा है कि रेडियस की परसेंटेज है 1%, तो अगर रेडियस 1% है तो वॉल्यूम में कितने परसेंट होगा? 3%। ठीक है, तो इस तरीके से हम फार्मूलों के अंदर कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी मालूम करने के तरीके। आप देखें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बारे में याद रखिए, डायमेंशनलेस अनसर्टेनिटी, डायमेंशनलेस, जबकि एब्सोल्यूट का यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। ठीक है, इसी तरह टाइम के हवाले से अगर हम बात करें तो टाइम के बारे में याद रखिए, टी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, और डेल्टा टी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो ये निकालने का तरीका ही होगा मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टी निकालने का। और डेल्टा टी निकालने का मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी लीस्ट काउंट ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो ये डेल्टा टी निकालने का फार्मूला आ गया, ये टी मालूम करने का फार्मूला आ गया। अब देखिए, अगर हम डेल्टा टी को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन को इंक्रीज करना होगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितने ज़्यादा आएंगे टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी उतनी कम होती जाएगी, एरर उतना कम होता जाएगा, डिफरेंस उतना कम होता जाएगा। तो हम इस तरीके से अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम के हवाले से। तो मुख्तलिफ फार्मूलों के एरर्स चेक करने के लिए आप इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। मसलन हमारे पास एक इक्वेशन है डेंसिटी, हम डेंसिटी के बारे में कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी परसेंटेज लिखनी हो तो डेल्टा रो ओवर रो मल्टीप्लाइड 100, मास की जगह डेल्टा एम ओवर एम मल्टीप्लाइड 100, वॉल्यूम की जगह डेल्टा वी ओवर वी मल्टीप्लाइड 100। तो हम इस तरीके से परसेंटेज इन टर्म ऑफ डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ फार्मूलों की इक्वेशंस हम बना सकते हैं और उस तरीके से हम फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि एरर अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए अगर हमें सपोज रैंडम एरर की बात कही जाए कि 100 ऑब्जर्वेशन, फ़र्ज़ किया 100 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक है डेल्टा, 100 ऑब्जर्वेशन का, तो 400 का कितना होगा? तो जाहिर है 100 ऑब्जर्वेशन का अगर डेल्टा है तो 4 का होगा डेल्टा बाई 4। ठीक है, अगर मैं कह दूं जी 100 ऑब्जर्वेशन का रैंडम एरर है x, तो 300 का कितना होगा? x बाई 3। ठीक है, मैं कहता हूं जी 50 ऑब्जर्वेशन का रैंडम एरर है y, ठीक है 50 का, तो 100 का कितना हो जाएगा? अब जाहिर है 50 हो तो y है तो 100 हो जाएगा, तो जब 100 पे हम उसको डिवाइड करेंगे तो y बाई 2। तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा रैंडम एरर उसी हिसाब से क्या होता जाएगा? कम। तो जितनी रीडिंग ज़्यादा होंगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ रीडिंग लेते हैं और नंबर ऑफ़ रीडिंग लेके उनका मीन लेते हैं, और आपको पता है कि जो मीन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रीडिंग्स होता है। तो जितनी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होती जाएंगी रैंडम एरर उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। यानी जिस स्पीड के साथ
हमारी नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ती जा रही हैं, उसी स्पीड के साथ हमारा जो रैंडम एरर है वो कम होता जाएगा। तो इस तरीके से भी हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हैं। अब मसलन अगर हमें कहीं वो सवाल में ये दे देता है कि परसेंटेज इन रेडियस इज 3%, तो परसेंटेज इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? तो देखें सरफेस एरिया हमारे पास होता है 4πr²। तो अगर हम इसकी परसेंटेज लिखना चाहें तो देखें डेल्टा A/A मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू पावर है r की, लिहाजा डेल्टा R/R मल्टीप्लाइड 100। तो 2r हमारे पास कितना दिया हुआ है 3%, और दोनों मल्टीप्लाइड होकर क्या हो जाएंगे 6%। तो अगर रेडियस में 3% एरर है स्फीयर के, तो उसके सरफेस एरिया में 6% एरर आने के चांस होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूलों के अंदर एरर्स कितना आ सकता है, हम उस एरर से किस तरह किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। याद रखिए जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट के बारे में कि जिसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर हमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कहा जाए कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो याद रखिए लीस्ट काउंट का हाफ। अगर हम लीस्ट काउंट का हाफ ले लें तो ये मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास परसेंटेज के हवाले से, एरर्स के हवाले से, और मुख्तलिफ फार्मूलों को किस तरीके से हमने एरर्स वाइज सॉल्व करना है। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम टर्म डिस्कस करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन के बारे में याद रखिए कि हमारी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिस ऑपरेटर्स की सबसे लेस होगी वो ऑपरेटर्स होगा मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिस ऑपरेटर्स की लेस होगी वो कहलाएगा मोर प्रिसाइज। ठीक है, याद रखिए प्रिसीजन जो है डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ एन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट फैसला करेगा। ठीक है, एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो इसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर लेस है तो ऐसी सूरत में हमारी रीडिंग जो है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो मोर एक्यूरेट होंगी, मोर एक्यूरेट। ठीक है, और एक्यूरेसी जो होती है डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इन पे डिपेंड करती है हमारी एक्यूरेसी। मसलन हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं। एक ऑपरेटर्स फर्ज किया स्केल है, एक ऑपरेटर्स फर्ज किया वर्नियर कैलिपर है, एक ऑपरेटर्स माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ठीक है, इन तीनों में अगर हम लीस्ट काउंट देखें तो लीस्ट काउंट स्केल का है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें तो इस वक्त लीस्ट काउंट सबसे लीस्ट वैल्यू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की है। तो
तो अगर हम प्रिसीजन का फैसला करना चाहते हैं तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू स्केल। ठीक है, तो प्रिसीजन के हवाले से कि मोर प्रिसाइज कौन है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, वर्नियर कैलिपर उससे कम, स्केल उससे कम। अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी के हवाले से हमें परसेंटेज चाहिए। फर्ज किया हमारे पास जो स्केल है, अगर जो है हमारी ऑब्जर्वेशन स्केल के मुताबिक मेजर्ड वैल्यू, आपने स्केल से एक वैल्यू मेजर की है, फ़र्ज़ किया वो है 25, ठीक है, 0.0 सेंटीमीटर, ये है 25.0 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए स्केल का लीस्ट काउंट ऊपर रखें, मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड मल्टीप्लाइड 100। ठीक होगी बात ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 1/250 इंटू 100, यानी 100/250। तो ये हमारे पास आ गया 2 और ये 5, ठीक है, और 2/5 अगर हम देखें तो 0.4% स्केल की रीडिंग फर्ज किया। इसी तरह अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर उसको देखते हैं, तो उसकी मेजर्ड वैल्यू फर्ज किया वर्नियर कैलिपर से 0.45, ठीक है, सेंटीमीटर। अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं तो लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड 100, यानी 1/45 मल्टीप्लाइड 100, यानी 100/45। तो ये एटलीस्ट अगर हम देखें तो 100/45 ये आ गया 90, 10 बच गया, ठीक है, तो एटलीस्ट 2.2%। तो इसमें दोनों में देखा जाए तो परसेंटेज लीस्ट जो है वैल्यू वो स्केल की, तो स्केल की जो परसेंटेज होगी वो सबसे लीस्ट है, मोर एक्यूरेट है, फिर वर्नियर कैलिपर और फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। यानी प्रिसीजन, एक्यूरेसी एक दूसरे के लिहाज से अगर देखें तो रिलेटिव है, रिलेटिव क्वांटिटीज है, रिलेटिव क्वांटिटीज एक दूसरे के लिहाज से। ठीक होगी बात ये। जो मोर प्रिसाइज होगा वो लेस एक्यूरेट होगा, जो मोर एक्यूरेट है वो लेस प्रिसाइज होगा। तो ये हमारे पास आ गया प्रिसीजन और एक्यूरेसी हवाले से कैलकुलेशन का अंदाज। अब बात आ रही थी कि प्रिसीजन एक्यूरेसी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करती है। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ आ जाएं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन लिखते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसमें कुछ एक्यूरेटली नाउन डिजिट होते हैं और कुछ डाउटफुल होते हैं। तो एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जब मिल जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में हमें लीस्ट काउंट को खास तौर पर फोकस करना है। ठीक है, लीस्ट काउंट फैसला करेगा कि हम डेसिमल के बाद कितने नंबर तक फिगर को परमिशन देंगे अपने कैलकुलेशन में।
और कितने नंबर्स को हमने वहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, मसलन देखिए जैसे स्केल की अगर हम बात करें, स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो स्केल से ली जाने वाली रीडिंग 25.5 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, 10.5 हो सकती है, यानी डेसिमल के बाद एक नंबर तक की इजाज़त है। इससे जितने भी ज़्यादा नंबर होंगे वो हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, ये तो थी हमारे पास स्केल के हवाले से। अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग 0.45 हो सकती है। ठीक है, 1.25 हो सकती है, लेकिन डेसिमल के बाद 2 नंबर तक रखने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। मसलन देखें, आपको कहा जाए जी एक अपरेटस है, उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर का मतलब 0.001 मीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर्स में अगर देखते हैं, कहा गया जी एक अपरेटस की रीडिंग ली गई, तो एक स्टूडेंट ने कहा जी आंसर है जी 2.1256, दूसरे स्टूडेंट ने कहा जी नहीं 2.125, तीसरे ने कहा जी नहीं 2.12 और चौथे ने कहा जी 2.1। तो इनमें से मोस्ट रिलायबल आंसर किसका, देखें सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक रखने की इजाज़त है। ये भी इनकोरेक्ट, ये भी इनकोरेक्ट, ये भी इनकोरेक्ट। तो हम लीस्ट काउंट से फैसला करेंगे कि हमारी जो रीडिंग है वो रिलायबल है या नहीं है। अब जो नंबर ज़्यादा है उनको कम कैसे करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना यानी जिस नंबर को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं वो नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है तो आप +1 अपने आंसर में हर हाल में प्रीवियस में जो रिमेनिंग होगा उसमें कर देंगे। अगर नंबर लेस देन 5 है कोई इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर इक्वल टू 5 है तो इससे प्रीवियस नंबर देखें, अगर ऑड है तो +1 कर दें, अगर इवन है तो इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन इसकी प्रैक्टिस देखें, मसलन आपके पास एक नंबर है जी 2.1256, अब मुझे 6 को डिलीट करना है, 6 मोर देन है तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ 2.126। मैंने एक नंबर यहाँ पर +1 कर दिया, जिस नंबर को मैं ख़त्म कर रहा था वो मोर देन 5 था, लिहाजा 1 मैंने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फ़र्ज़ किया अगर आपके पास नंबर है 2.125, अब मुझे इस 5 को डिलीट करना है, तो 5 से पीछे इवन नंबर है और आपने देखा इक्वल टू 5 नंबर को ख़त्म करना हो, पीछे इवन हो तो इजाफे की ज़रूरत नहीं है, यानी मैं लिख सकता हूँ 2.12, बस किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगर मेरे पास नंबर है 2.12 और मैं 2 को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये लेस देन है, लिहाजा आंसर पे कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में याद रखिए 1 2 3 से 9 तक जितने भी डिजिट हैं ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी ये सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। लेफ्ट साइड पर जो ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। मसलन मैं कहता हूँ 0.01, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, लेफ्ट 0 कंसीडर नहीं होंगे। इसी तरह जो राइट साइड पे 0 होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, मसलन 1.002, 1.200। तो अब इस वक्त देखा जाए तो इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट हैं। लास्ट वाले 0 सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, और लास्ट वाले राइट साइड वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह बिटवीन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान वाले जितने भी 0 होंगे वो सब के सब इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसमें देखा जाए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मौजूद है। अब देखिए जैसे जैसे लीस्ट काउंट कम होता जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाएंगे।
जैसे जैसे लीस्ट काउंट बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कम है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, कम। मसलन हमारे पास एक वैल्यू है 8.000 10 की पावर 3। अगर मैं कहूँ जी लीस्ट काउंट 1 kg है, 1 kg है और इस पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास इस वक्त 4 है, ये सारे के सारे। पावर ऑफ 10 कभी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है। अगर लीस्ट काउंट हो जाता 10 kg तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने का मतलब है लीस्ट काउंट बढ़ गया, नंबर ऑफ फिगर क्या हो गए, कम। तो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 3, लास्ट वाला 0 खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर 100 kg कर दूँ लीस्ट काउंट तो और एक 0 कम हो जाएगा, जस्ट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 2। तो जैसे जैसे लीस्ट काउंट बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ फिगर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जबकि पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है। ठीक है, जब किसी फार्मूले के अंदर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा तो फार्मूले के अंदर जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं टर्म आपके आंसर में उतने चाहिए। मतलब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं x, y, z ओवर t। इनमें फ़र्ज़ किया y के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 2, x में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3, z में सिग्निफिकेंट फिगर है 5, t में सिग्निफिकेंट फिगर है 4। तो सबसे कम आप देखें तो y में है, लिहाजा आपके आंसर में जो आंसर आपका आना चाहिए उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ की कर रहे होंगे तो फार्मूले में जिस क्वांटिटी के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर का होना ज़रूरी है। बाकी नंबर्स को आप राउंडिंग ऑफ रूल के तहत ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप बहुत सी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं x, y, z, इन्हें आप ऐड कर रहे हैं तो इनमें डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने हैं आफ्टर डेसिमल। अगर किसी में डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट सबसे कम है तो आप आंसर में 1 रखेंगे। सबसे कम उन वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल किस में है, आपके आंसर में उतने सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल होने चाहिए, बाकी नंबर आपका कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 1 हमारा मुकम्मल हो गया जिसमें हमने तमाम आर्टिकल्स को 1 बाय 1 एज अ लिटरेचर भी डिस्कस कर लिया। थैंक यू बेटा।